गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। ये वीडियो हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का नाम है हमारे हिस्ट्री का है नाम है गांव, शहर और व्यापार, यानी कि विलेज, टाउन एंड ट्रेड। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में से कौन से थे। मतलब ऐसे कौन से कदम थे जो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी थे। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में सिंचाई महत्वपूर्ण है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे, ताकि क्या हो, पहले तो क्या होता था, बहुत पहले लोग खेती करने के लिए मतलब बारिश के पानी पर डिपेंडेंट थे। पर क्या हुआ, ये ज़रूरत से, क्योंकि हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी, ज़्यादा कृषि करनी थी हमें, तो हमें कृत्रिम चीज़ें बनानी पड़ी, जैसे नहरें, कुएं, तालाब, ये सब। तो इरिगेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एट दिस टाइम कैनाल्स, वेल्स, पॉन्ड एंड आर्टिफिशियल रिजर्वोयर्स वर बिल्ट फॉर इरीगेशन। उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के गांवों में किस तरह के लोग रहते थे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब दक्षिण में, आज भी हमारे दक्षिण में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और उत्तर में अलग टाइप के लोग रहते हैं। साउथ में बोली वाली जाने वाली लैंग्वेज भी अलग अलग है, जैसे तमिल वगैरह, और नॉर्थ में बोली वाली जाने वाली लैंग्वेज भी अलग अलग है, जैसे पंजाबी, मराठी, ये सब हो गई। तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम के जो दक्षिण के हिस्सों में रहते थे वो किस टाइप के लोग थे। ठीक है, तो देखो, इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों पर 3 तरह के लोग रहते थे। तो हर जगह पर ही पहले 3 तरह के लोग रहते थे, बड़े भूस्वामी, साधारण किसान और भूमिहीन किसान। तो बड़े भूस्वामी को तमिल में इन्हें वेल्लला कहते थे, साधारण किसान इनको उनवार कहा जाता था, और तीसरा भूमिहीन किसान या मजदूर, इनको दास कडेसियार या आदिमई कहते थे। 3 type of people lived in the southern part of the continent. First, big landowner, Tamil call them Vallala. Second, ordinary farmer, they are called Unvar in the south. Third है landless farmer or laborers, they are called Das Kadesiyar और आदिमई। उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों के गांवों में किस तरह के लोग रहते थे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्दर्न आदर्श विलेज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो इस महाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में भी 3 तरह के लोग रहते थे। पहला, बड़े भूस्वामी, देश के उत्तरी हिस्सों में इन्हें ग्राम भोजक कहते हैं। यह प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे, इन्हें ही है काम भी इन्हें ही सौंपते थे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यह पद वंशानुगत था, मतलब पहले पापा, फिर बेटा। ये न्यायाधीश तथा कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। दूसरा, साधारण किसानों को गृहपति कहा जाता था, और तीसरा, भूमिहीन किसान, उनको दास कर्मकार कहा जाता था। 3 type of people lived in the village of the northern part of the continent. First, big landowner, in the northern parts of the country they are called gram bhojakas because of its influence. Even kings often do not entrust the task of collecting taxes on them. This post is hereditary. They also work as judges and sometimes as police. Second, ordinary farmer, they are called householders. Third, landless farmers, they are called slave laborers. संगम साहित्य किसे कहा जाता है। व्हाट इज संगम लिटरेचर। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं थी उनको एक साथ इकट्ठा करके जो रखा गया था उसको संगम साहित्य कहते हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै की कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। द ओल्डेस्ट वर्क्स ऑफ तमिल आर कॉल्ड संगम लिटरेचर। दीज आर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर कंपाइल्ड इन द कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पॉइट्स ऑफ मदुराई। आहत सिक्के किसे कहते हैं। तो हाउ टू से, हाउ नहीं, कैसे कहते नहीं है ना, मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आहत सिक्के किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को मिले सिक्कों में सबसे प्राचीन जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे। चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृति कर आहत कर बनाया जाता था। आहत मतलब होता है पीट कर बनाया जाता था, इस कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ये सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार तथा गोलाकार होते थे। The oldest coins found by archaeologists are punched coins. Silver or copper coins are made by incising various shapes on them. For these reasons, they are called struck coins. These coins are generally rectangular, square, and circular. मथुरा नगर के विषय में विस्तार से बताइए। तो टेल इन डिटेल अबाउट मथुरा सिटी।
तो इसमें मथुरा नगर में जो था, मथुरा नगर जो था यातायात तथा व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी तथा अनेक मंदिर थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध और जैन विहार हैं, जैन मंदिर है, बौद्ध विहार जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आज भी मथुरा धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण वो मथुरा वृंदावन बहुत सारे लोग जाते हैं और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है और लोग वहाँ जाते भी हैं। और बहुत सारे कृष्ण भक्त तो वहाँ पर हर महीने जाते हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट सिटी, मथुरा वाज एन इम्पॉर्टेंट सिटी। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of traffic and trade, there were fortification around the city. There were many temples out in them. Mathura was the center of the making excellent sculpture. First, Mathura became the second capital of Kushans. Mathura also remained a religious center. There is a Buddhist monastery and a Jain temple here. This was an important center of Krishna devotion. Inscription have been found on stone blocks and statue in Mathura. उत्तरी काले चमकीले पात्र किसे कहते हैं? What are northern black shining characters called? तो पुरास्थलों से मिले शिल्पों के नमूनों में मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं। ये उत्तर में मिले हैं, मतलब उस महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। Very thin and beautiful clay utensils have been found in the samples of crafts found at the Pura sites, which are called northern black shiny vessels because they are found in the northern part of the subcontinent. उस समय कपड़ों के उत्पादन के केंद्र कहाँ थे? वेयर वर द सेंटर्स ऑफ क्लोथिंग प्रोडक्शन एट द टाइम? तो उस समय जो उत्पादन होता था कपड़ों का और उनका रंगाई वगैरह की जाती थी, वो उत्तर में वाराणसी में की जाती थी तथा दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रमुख था। फिर श्रेणी किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड अ कैटेगरी? कैटेगरी उसको कहते हैं जैसे बहुत सारे व्यापारी एक साथ हो गए, बहुत सारे किसान एक साथ हो गए, तो सबकी अलग अलग श्रेणियाँ हो गई। तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अलग अलग संघ बनाने लगे जिसे श्रेणी कहते हैं। मैनी क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर विषय में विस्तार से बताऊं तो टेल अस इन डिटेल्स अबाउट अरिकमेडी पडुचेरी। तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडू एक पत्तन था। पत्तन उसको बोलते हैं जहाँ पर जहाज़ों से व्यापार किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुँचाया जाता है जहाज के द्वारा, है ना, शिप्स के द्वारा। तो जहाँ दूर दूर से जहाज़ों का सामान उतारा जाता है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे बर्तन मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पे एरेंटाइन नाम के पात्र के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, परंतु वह यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। अरिकमेडू वाज इन डिक्लाइन बिटवीन 2200 एंड 1900 years ago, where the goods of ships coming from far away places were unloaded. A structure made of bricks has been found here, which may have been a warehouse. Amphora-like vessels from a Mediterranean region have been found here. Liquids like wine or oil were kept in these. Besides rain, shiny vessels stamped like Arentina have also been found here. These are also as Arentine vessels after the name of the city in Italy. Some utensils have been found which were designed by Rome but were made here. Roman lamp glass vessels and gems have also been found here. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय दक्षिण भारत से रोम को क्या निर्यात किया जाता था? तो व्हाट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया टू रोम एट दिस टाइम? तो हमारा दक्षिण भारत बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो मसाले होते हैं और काली मिर्च स्पेशली, कीमती पत्थर, ये सब का निर्यात किया जाता था। तो ये रोम में जहाज़ों के माध्यम से निर्यात किए जाते थे। तो साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस स्पेशली ब्लैक पेपर and precious stones. It was exported to Rome through ships. काला सोना के नाम से किसे जानते थे और क्यों? What was called black gold and why? काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। Black paper was in such demand in the Roman Empire that it was called black gold.
मूवेंदार किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड मूवेंदार? मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। तो मूवेंदार दक्षिण भारत के जो राजा थे, मोस्टली दक्षिण भारत के जो फेमस राजा थे वो तीन थे। एक तो था चोल, एक थे चेर और तीसरे थे पांड्या। तो इनके थे और इनके दो दो सत्ता केंद्र थे, एक तो बीच वाला केंद्र और इसके अलावा एक पत्तन होता था इनका, तो दोनों पर ये शासन करते थे। तो इस तरीके से टोटल 6 हो गए इनके केंद्र, क्योंकि 3 जने हैं, 3 के दो केंद्र मिला के 6 हो गए टोटल इनके, एक तो पत्तन वाला इलाका और एक बीच का। तो एक जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि चोलों का जो पत्तन था वो पुहार था या फिर कावेरीपट्टनम था, और दूसरा पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। तो मूवेंदार is a Tamil word which means 3 heads. It has been used for the heads of 3 ruling families. These were Chola, Chera and Pandya, who were very powerful in South India. These 3 chiefs had 2 centers of power. One was, sorry, एक second, ठीक है। One was port of Cholas called Puhar or Kaveripattam, and the other was Madurai, the capital of Pandyas. मूवेंदार लोग कर किस प्रकार लेते थे? तो मूवेंदार के अंदर 3 शासक आते हैं। अभी हमने पढ़ा हाउ डिड द मूवेंदार पीपल कलेक्ट टैक्सेस। तो ये लोग टैक्सेस नहीं लेते थे, ये उपहार लिया करते थे। तो these chiefs used to demand gifts from the people instead of doing them regularly. सातवाहन राजवंश के विषय में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, सातवाहन जो था वो पश्चिम में था। पश्चिम में आज जो मुंबई है उस वाले इलाके पे सातवाहन राजवंश का था, उनका शासन था। तो टेल अस अबाउट सातवाहन डायनेस्टी। तो मूवेंदारों के 200 सालों के बाद पश्चिम में सातवाहन राजवंश बढ़ गया था। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जिसके पापा का नाम था गौतमी और इनके माता का नाम था गौतमी बलशी। सातवाहन को दक्षिणापथ के स्वामी, यानी कि दक्षिणापथ के स्वामी उनको बोलते हैं जो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के स्वामी होते हैं। तो ये हमारा आंसर है इसका। आफ्टर 200 ईयर after 200 years, the Satvahana dynasty rose in the west. The most prominent king of the Satvahan was Satkarni, son of Gautami. His mother was Gautami Balshi. Satvahan is called the Lord of Dakshinapath, Lord of the path leading to the south. इसके बाद है नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक कौन थे? हु वर द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट। तो इस पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कुषाण थे। जो ये सिल्क रूट पर नियंत्रण क्या होता है, ये वो होता है कि जो सिल्क रूट होता है वो उनको बोलते हैं, जो व्यापारी लोग थे जो अपने सिल्क वाली चीज़ों को, साड़ियों को इनको बेचने के लिए वो दूर दूर जाया करते थे। तो वहाँ उनको कोई लूट ना ले, तो इससे राजा उन पर नियंत्रण रखते थे और उनके बदले में मतलब ध्यान रखते थे, और उनके बदले में इन लोगों को क्या करना पड़ता था? व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो इस तरीके से नियंत्रण करते थे। तो सबसे प्रसिद्ध इसके अंदर कुषाण थे। पेशावर तथा मथुरा इनके 2 शक्तिशाली केंद्र थे कुषाणों के। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासन में भी सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। द मोस्ट फेमस अमंग द रूलर्स हु कंट्रोल्ड इट वर द कुशान्स। पेशावर एंड मथुरा were their 2 powerful centers. Takshashila was also a part of his kingdom. It was during his reign that a branch of the Silk Route ran through Central Asia to the ports at the mouth of the Indus River. Then from here, the silk reached the Roman Empire westwards by ships. So friends, ये आज का मेरा जो वीडियो है, आज का मेरा जो वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं ऐसे ही क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT आप लोगों के साथ